विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास विषय का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। हमने मॉडल पेपर 1 और ब्लूप्रिंट पिछली क्लास में देखा था, जो आप इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, इसलिए जुड़ना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके जो पहला प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रश्न संबंधित होगा और इसमें 18 एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसमें पहला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे कनिंघम। इसमें आपके ऑप्शन स है वो सही है। आगे दूसरा है, अजातशत्रु तथा अशोक जैसे स्तंभों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए? अजातशत्रु और अशोक जैसे जो शासक है इनके नाम है वो प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। आगे तीसरा प्रश्न है, दिलमून के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? दिलमून के नाम से आपसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो बहरीन है। इसमें ऑप्शन स है वो सही है। चौथा प्रश्न है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया? जो सातवां शासक है उनको उनके मातृ नाम से चिन्हित किए गए। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है वो भोपाल में स्थित है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में। इसका आपके ऑप्शन है वो सही है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री जियो बैप्टिस्ट तेवनियर कहाँ का निवासी था? प्रसिद्ध यात्री जियो बैप्टिस्ट है वो आपके फ्रांस का निवासी था। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। आगे सातवां प्रश्न है, कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? जो कर्नाटक का वीर शैव मत है उसके प्रवर्तक है वो बासवनाथ थे। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। आगे आठवां प्रश्न है, शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की दरगाह है वो अजोधन में स्थित है। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। उसके बाद नौवां प्रश्न है, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा है वो सन 1800 ईस्वी में की गई। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। आगे 10वां प्रश्न है, यवन साम्राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा था? यवन साम्राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा है वो कृष्णदेव राय था। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। आगे 11वां प्रश्न है, अफ्रीका व स्पेन से कौन सी फसल भारत आई थी? अफ्रीका व स्पेन से आपके जो मक्का फसल है वो भारत आई थी। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही। इसमें आपके परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मक्का फसल है वो कहाँ से भारत में आई थी? मक्का फसल है वो अफ्रीका और स्पेन से भारत में आई। उसके बाद आपके 12वां प्रश्न है, पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? पंजाब में जो शाह नहर है उसकी मरम्मत है वो शाहजहां के शासनकाल में करवाई गई। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किए गए? स्तंभरारी बंदोबस्त है वो सबसे पहले बंगाल में लागू किए गए। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, अमला किन लोगों को कहा जाता था? अमला जो जमींदार लोगों के द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता था उनको अमला कहा जाता था। इसमें आपके ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू की? सहायक संधि व्यवस्था वो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, एलोरा महाराष्ट्र में एक पूरी चट्टान को काट कर बनाया गया है। एलोरा महाराष्ट्र में एक पूरी चट्टान को काट कर वो कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? महात्मा गांधी को है 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने दी। ये गांधी जी के राजनीतिज्ञ गुरु थे। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अप्रैल 1919 में हुआ। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही। इस प्रकार आपके ये 18 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी खालिद ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंस हेम्प। इसने है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। उसके बाद दूसरा है, कुंती और निषादी नामक लघुकथा की रचना है वो खालिद ने की। कुंती और निषादी नामक जो लघुकथा है उसकी रचना है वो मां श्वेता देवी ने की। उसके बाद तीसरा है, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा है वो भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा है वो है ताजुल इकबाल। इसका आपके सही उत्तर होगा ताजुल इकबाल। उसके बाद चौथी खालिद है, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण खालिद ईस्वी में किया। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर 1017 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद पांचवा है, 1526 ईस्वी में खालिद को पानीपत के युद्ध में हराकर है वो बाबर पहला मुगल बादशाह
बना। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा कर वो बाबर भारत का पहला मुगल बादशाह बना। उसके बाद आपके छठी खालजगा, सन 1861 में खालजगा में गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। 1861 में वो अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। ये आपके इस प्रकार से खालिस्तान के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 30 प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्नों से संबंधित है और इसमें आपके 11 एक नंबर के प्रश्न है। उसका उत्तर आपको एक लाइन या एक पंक्ति में देना है। इसमें पहला है हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा की जो पूर्व की बस्तियां थी वो प्राय छोटी होती थी और इनकी अपनी विशिष्ट मर्द भांड शैली थी। ये आपको कोई दो विशेषताएं बतानी, याद याद नंबर की एक एक विशेषता। उसके बाद दूसरा है सन 1919 में महाभारत का समाज आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई। सन 1919 में वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वीएस सुकंताकर के नेतृत्व में है वो परियोजना की शुरुआत हुई। उसके बाद तीसरा है महाभारत की विषय वस्तु को किन दो मुख्य शीर्षकों में रखा गया। महाभारत की विषय वस्तु उनको दो शीर्षकों, जिसमें पहला है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक, इन शीर्षकों में रखा गया। उसके बाद चौथा प्रश्न है अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया। अल बिरूनी ने अपने लेखन में वो अरबी भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद पांचवा इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। इब्न बतूता का जन्म है वो तंजीर में हुआ था। छठा प्रश्न है शंकरदेव के उपदेश किस नाम से संबोधित किए जाते थे। शंकरदेव के उपदेश है वो भगवती धर्म नाम से संबोधित किए जाते थे। उसके बाद आपके है सातों प्रश्न है नैनार संतों के प्रभाव से दक्षिण भारत में किसकी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ और किस धातु में। नैनार संतों के प्रभाव से दक्षिण भारत में वो कांस्य में डाली गई शिव की प्रतिमाओं का है वो निर्माण हुआ और ये कांस्य की बनी हुई थी। आठवां आईने दयाशाला किसने जारी किया। आईने दयाशाला है वो अकबर ने जारी किया और वह फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा। फ्रांसिस बुकानन है वो लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा। उसके बाद 10वां, इसमें आपके 10वां प्रश्न है गांधी जी ने आंदोलन को क्यों स्थगित किया। गांधी जी ने आंदोलन हिंसात्मक घटना कारण है वो स्थगित किया। इसमें चोरा चोरी घटना में वो हिंसा फैल गई, इस कारण है वो गांधी जी अहिंसक आंदोलन चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन का वो स्थगित कर दिया। उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व केंद्र व राज्यों में से केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उसके बाद आपका जो खंड 2 है उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें चौथा प्रश्न है मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताइए। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित थे। इसमें पहला है मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था। दूसरा है मगध में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, लोहे से उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तीसरा है मगध के जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। और चौथा है गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ था। ये मगध के शक्तिशाली महाजनपद होने के 4 प्रमुख कारण है। पहला इसमें क्षेत्र उपजाऊ था, दूसरा लोहे की खदानें थी, तीसरा हाथी उपलब्ध थे और चौथा गंगा और अन्य नदियों के कारण वो आवागमन सस्ता और सुलभ था। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो अभिलेख है उनसे जानकारी प्राप्त करने में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई दो कठिनाइयां बतानी है। कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें वो पढ़ पाना मुश्किल होता है। दूसरा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होता है। क्यों इसमें जो अक्षर है वो हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, कुछ है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए होते हैं और कुछ है वो हम उसके वास्तविक अर्थ के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि कई वर्ड है जो समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। उसके बाद 6वां प्रश्न है समाज में फैली सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में बौद्ध द्वारा प्रस्तुत की गई उदाहरणों का वर्णन कीजिए। सूत पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में एक मिथक ये है कि प्रारंभ में सभी जीव है वो शांतिपूर्वक रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी, परंतु कालांतर में यह व्यवस्था क्रम से पतनशील हुई और लोग अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गई। ये जो बौद्ध के उदाहरण है वो आपके सूत पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में है। उसके बाद आपके 7वां प्रश्न है इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है। इब्न बतूता के अनुसार नारियल के वृक्ष है स्वरूप में सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से है। यह बिल्कुल खजूर के जैसे दिखते हैं। नारियल मानव शीर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी 2 आंखें और एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। इससे जुड़ा रेशा और बालू जैसा दिखाई देता है, वह इसे रस्सी भी बनाते हैं। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो आपके विजयनगर साम्राज्य उसकी किलेबंदी कैसी थी। विजयनगर की एक विशाल किलेबंदी थी। इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। इस किलेबंदी का 3 घेरा बनाया गया था। पहला किलेबंदी से जुटे हुए खेतों को, दूसरा किलेबंदी से नगरीय
केंद्र के आंतरिक भाग को, जबकि तीसरी किलेबंदी से वो शासकीय केंद्र को घेरा गया था। इस प्रकार ये आपके विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी थी। नौवां है, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति वो जोखिमपूर्ण थी? इसका उत्तर है, ये राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने दक्कन सल्तनत के एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने इसे निर्णायक रूप से पराजित है वो कर दिया था। ये जो राम राय की है वो नीति पूरी जोखिम भरी थी और उसने जो दक्कन के सुल्तान थे उनको है वो एक दूसरे विरुद्ध लड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान अलग हो गए और उनको निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, खुद कास्ट व पाई कास्ट क्या इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका मुगल काल में दो तरह के किसान होते थे, खुद कास्ट व पाई कास्ट। खुद कास्ट वे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी और वे अपने गांव में रहकर खेती करते थे, और पाई कास्ट वे किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। किसान अकाल व भूखमरी जैसी आर्थिक परेशानी के कारण वो पाई कास्ट बनते थे। यानी कि खुद कास्ट है वो किसान थे जिनके पास खुद की जमीन थी और अपने जमीन पर ही खेती करते थे, और पाई कास्ट है वो जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, वो दूसरे की जमीन पर है वो खेती करने जाते, वे पाई कास्ट कहलाते। और अकाल और भूखमरी जैसी आर्थिक परेशानी करने वो खुद कास्टों को भी पाई कास्ट बनना पड़ता। उसके बाद आपके 11वां प्रश्न है, उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य? कुदाल व हल राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल की पहाड़ियों को जीवन का प्रतीक माना जाता है। आगे चलकर राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन हुआ, जिन्होंने हल जोतकर स्थायी खेती करना प्रारंभ किया था। हल को संथालों की शक्ति का प्रतीक माना गया। जो राजमहल की पहाड़ियां उसमें कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना गया है, और जो हल है हल को संथालों की शक्ति का प्रतीक माना गया है। उसके बाद आपके 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? कोई दो का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, सैनिकों को कम वेतन मिलता था तथा समय पर छुट्टियां भी नहीं मिलती थी। दूसरे 1856 ईस्वी में सैनिकों को अंग्रेजी सरकार द्वारा एनफील्ड राइफल्स दी गई। ऐसे अफवाह थे कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी के खोल लगे और इन्हें मुंह से खींचना होगा। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों को धर्म भ्रष्ट होने का भय था। इस कारण वो सैनिकों ने 1857 का विद्रोह किया। उसके बाद आपके 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट में सबसे पहले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की, और त्रिगुट के दूसरे सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में विशेष सहायता की, और तीसरे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और संविधान सभा में वो चर्चा को रचनात्मक यानी क्रिएटिव बनाए रखे। ये आपके संविधान सभा के महत्वपूर्ण त्रिगुट है। उसके बाद आपका जो खंड 6 है वो खंड 6 है, इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपके 14 प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पाई मुहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाते हैं। अधिकांशतः अभिलेख संक्षिप्त है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि निश्चित रूप से वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या है वो कहीं अधिक है। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच है वो चिन्ह है। ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद हम आपके हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, या तो लिपि की विशेषता बतानी या बाढ़ प्रणाली के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट प्राय चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सामान्यतः ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित और घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विध आधारित 1, 2, 4, 8, 16 इत्यादि तक है वो 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड वो दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। छोटे बातों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। यह आपके हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली। और आपको इसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता के जो बाट है वो घनाकार में थे। यह आपके रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके 15 प्रश्न है, कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। भारत मध्यकालीन युग से आधुनिक युग में आ चुका है, लेकिन धर्म जाति और पंथ के भेदभाव की जंजीरों में अभी भी जकड़ा हुआ है। धर्म और जाति के नाम पर अभी भी कुछ लोग अलगाव की बातें करते हैं और अपनी कुटिल नीति में अभी सफल होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भेदभावपूर्ण संकीर्णताओं का विरोध करता
करता है और वास्तविक तथ्यों को उजागर करता है तो अनायास ही जनमानस के कवि कबीर और उनकी सीख है वो स्मरण हो जाती है। जो कबीर है उन्होंने विशेष रूप से जाति प्रथा का विरोध किया था, जो जातिगत भेदभाव उनका विरोध किया है। आज भी यदि कोई व्यक्ति है वो इस जातिगत भेदभाव का विरोध करता है और वास्तविक तथ्यों को हमारे सामने लाता है तो हमें कबीर की सीख है वो याद आती है। इसके तो हम आपके तज़किरा क्या है संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तज़किरा का अर्थ है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि तज़किरा का अर्थ क्या है। तज़किरा का अर्थ है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तज़किरा एक प्रकार को समझने में शायक में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का शियार उल औलिया, सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक महाद्विश देवली का अखबार उल अख्यार है। सबसे प्रसिद्ध जो आपके तज़किरा वो है अखबार उल अख्यार। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली का बखान करना था। तज़किरे का वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय परंतु फिर भी ये वर्णन इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके 16 प्रश्न है अंग्रेज अवध पर अधिकार क्यों करना चाहते थे, समझिए। अंग्रेजों की मान्यता थी कि अवध की भूमि नील और कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक थी और इस प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। दूसरा है अंग्रेज मराठा भूमि दोआब कर्नाटक पंजाब बंगाल आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। अवध पर अधिकार करके वो क्षेत्रीय विस्तार की आकांक्षा पूरी करना चाहते थे। पहले आपके जो अवध पर अधिकार करने का मूल कारण है वो अवध की जो भूमि वो नील और कपास की खेती के लिए लाभदायक थी और दूसरा है वो अंग्रेज अपना क्षेत्रीय विस्तार करना चाहते थे। इसका तो हम आपके है 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह में आपसी संचार के क्या माध्यम थे ये आपको बताना है। 1857 की क्रांति के दौरान विभिन्न छावनियों के सैनिक या उनके संदेशवाहक विद्रोह का संदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए अवध मिलिट्री पुलिस से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए देशी अफसरों की पंचायत आयोजित की जा रही थी। सैनिक एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते थे। 1857 की क्रांति के समय आपके जो मैन संचार के साधन है वो सबसे महत्वपूर्ण था संदेशवाहक और दूसरा है वो एक दूसरे से आपस में मिलकर है वो बैठकर निर्णय लेते थे। यही मुख्य संचार के माध्यम थे। उसके बाद आपके 17 प्रश्न है भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियां और अनुच्छेद 356 का उल्लेख करें। भारतीय संविधान के मसौदे में समस्त विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। ये सूचियां केंद्रीय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में दिए गए विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन रखे गए। जो केंद्रीय सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उन पर केवल वो केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि आपके रक्षा है, आंतरिक मामले और दूसरा राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारों के जो मामले हैं वो रखे गए हैं। तीसरा समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी और समवर्ती सूची में आपके सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो शिक्षा है। ये शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद आपके अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य की शासन व्यवस्था सही संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो केंद्र सरकार है वो राज्य की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेती है और वहाँ राष्ट्रपति शासन है वो घोषित कर देती है। चौथा अनुच्छेद 356 में ये आपके जो अनुच्छेद 356 है वो राज्य आपातकाल यानी कि किसी भी राज्य में वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसके अलावा में आपके है संविधान सभा में प्रथम निर्वाचिता की मांग का विरोध करने वाले किन्हीं 3 पृथक निर्वाचिता यानी कि जो पृथक निर्वाचिता थी उसका विरोध करने वाले कोई 3 नेताओं के विचार लिखे। पृथक निर्वाचिका का विरोध करने वाले ये 3 नेता थे। पहला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के विचार। ये प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। उनका मानना था कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए भी आत्मघाती साबित होगी जो उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। दूसरा है बेगम एजाज रसूल के विचार। बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इसे अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। तीसरा है महात्मा गांधी द्वारा विरोध। महात्मा गांधी ने भी पृथक निर्वाचिका का विरोध किया। गांधी जी ने यह कहते हुए विरोध प्रकट किया था कि पृथक निर्वाचिका की मांग करने से ये समुदाय 6 समुदायों से हमेशा के लिए वो कट जाएंगे और अलग थलग पड़ जाएंगे। यह आपके जो पृथक निर्वाचिता का विरोध करने वाले 3 नेता थे। उसके बाद आपका जो खंड है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है और इसमें 18 प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और सुरक्षित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथों को तैयार और सुरक्षित करना। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध अन्य शिक्षकों की भांति चर्चा और वार्तालाप करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। स्त्री पुरुष और बच्चे इन प्रश्नों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद
5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने वरिष्ठ श्रवणों की एक सभा वैशाली में आयोजित की। वहीं पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया और इन संग्रह को वो त्रिपिटक कहा गया। जब तक महात्मा बुद्ध है वो जीवित थे तब तक उनकी शिक्षा को नहीं लिखा गया और उसके बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने वरिष्ठ जो श्रवण थे उनकी एक सभा आयोजित की और फिर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इसमें पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरे। त्रिपिटक है वो 3 है। इन त्रिपिटकों में पहला है विनय पिटक। इसमें संज्ञा बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण संबंधी नियमों का संग्रह, यानी कि जो संज्ञा बौद्ध मठों में रहते थे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां उनके जो आचरण है उनसे संबंधित नियमों का संग्रह। और सूत पिटक इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। और अभिधम पिटक इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। प्रत्येक पिटक के अंतर्गत कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों इन ग्रंथों पर है वो टीकाएं भी लिखी। दूसरा है दीपदंश तथा महावंश। जब बौद्ध धर्म का श्रीलंका जैसे नए क्षेत्रों में प्रसार हुआ तब दीपवंश यानी कि द्वीप का इतिहास तथा महावंश मान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। अधिकांश पुराने ग्रंथ है वो पाली में है और कालांतर में संस्कृत में भी इन ग्रंथों की रचना की गई। उसके बाद आपके तीसरा बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण। जब बौद्ध धर्म का पूर्वी एशिया में प्रसार हुआ तब फारसियन और स्वेन हात्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे। वे अनेक बौद्ध ग्रंथ अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। भारत के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए वे अनेक ग्रंथ भी अपने साथ ले गए। कई शताब्दियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न देशों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषा में इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद है वो तैयार की गई। इस प्रकार जो बौद्धिक ग्रंथ है उनका संरक्षण किया गया। उसके अथवा में आपके नियतिवादियों एवं भौतिकवादियों के विचारों की विवेचना कीजिए। जो नियतिवादी है उनके विचार है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। नियतवादियों के अनुसार सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सुख और दुख पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। इन्हें संसार में बदला नहीं जा सकता, इन्हें बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी प्रकार मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए दुखों का निदान है वो करेंगे। यानी कि सुख और दुख है वो जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ये इनको संसार में बदला नहीं जा सकता। ये नियतवादियों के विचार है। इसका दूसरा है कर्म मुक्ति की निरर्थक आशा करना। नियतवादियों का कहना है कि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि वे अपने सद्गुणों और तपस्या के बल पर कर्म मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार मूर्ख लोग उन्हीं कार्यों को संपन्न करके शनै शनै धीरे धीरे कर्म मुक्ति प्राप्त करने की आशा करते हैं, परंतु उनका यह सोचना गलत है तथा दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लोगों के भाग्य में जो कुछ लिखा है उन्हें भोगना ही पड़ेगा। ये जो नियतिवादी है वो भाग्य पर विश्वास करते हैं। इसके बाद में आपके भौतिकवादियों के विचार। अजित के संबलीन नामक व्यक्ति भौतिकवादियों के वो प्रमुख दार्शनिक थे। भौतिकवादियों के प्रमुख विचार निम्नलिखित है। संसार में दान, यज्ञ या चढ़ावे जैसी कोई वस्तु नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि इन भौतिकवादियों को मानना था कि संसार में दान है, यज्ञ है, चढ़ावा ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। दूसरा है मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब उसकी मृत्यु होती है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में, गर्मी वाला अंश है वो आग में और सांस का अंश है वायु मिल जाता है और उसकी इंद्रिया वो अंतरिक्ष का भाग बन जाती है। उनके अनुसार जो मानव का शरीर है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। तीसरा है दान देने की बात मूर्ख का सिद्धांत है। ये सिद्धांत ऐसे है कुछ मूर्ख एवं विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद है वो कोई नहीं बचता। ये भौतिकवादियों के विचार है। उसके बाद आपके 1900 प्रश्न है निजी पत्र और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है। ये स्रोत है वो सरकारी ब्यूरो से किस प्रकार भिन्न है। निजी पत्र और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला है संपूर्ण जीवन वर्ष। आत्मकथाओं या पत्रों संबंधित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, जन्म स्थान, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों, कठिनाइयों तथा जीवन में आए उतार चढ़ाव का पता लग जाता है। आत्मकथा में जीवन से जुड़ी घटनाएं भी शामिल होती है। दूसरा है कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं। निजी पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नेहरू जी को लिखे गए या नेहरू जी ने गांधी जी को लिखे या गांधी जी नेहरू जी या अन्य नेताओं को समय समय पर लिखे, उसे कांग्रेस के आदर्श कैसे विकसित हुए, कांग्रेस के कार्यक्रम और प्राथमिकताएं क्या थी, इनका पता लग जाता है। समय समय पर उठने वाले आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही, ये हमें उस समय लिखे पत्रों से पता चलता है। इन पत्रों से हमें कांग्रेस की जो आंतरिक कार्य प्रणाली और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग अलग नेताओं के दृष्टिकोणों का भी पता चलता है। इस प्रकार हमें है वो निजी पत्रों और आत्मकथा किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन वर्ष जान सकते हैं और जो कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं क्या थी उनको भी जान सकते हैं। विभिन्न नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं या त्रुटियों की भी जानकारी मिल जाती है। निजी पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं या त्रुटियों की जानकारी मिल जाती है। यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनकी जो चारित्रिक क्या विशेषताएं थी या उनमें क्या अवगुण थे, इन सब की हमें जानकारी मिलती है।
उसके बाद आपके सरकारी ब्यूरो और निजी पत्रों में अंतर। सरकारी ब्यूरो और निजी पत्रों में आत्मकथा है बिल्कुल अलग अलग होती है। सरकारी ब्यूरो है प्राय गुप्त रूप से लिखे जाते हैं। ये लिखाने वाली सरकार और लिखने वाले विवरणदाता या लेखकों के पूर्वाग्रह नीतियों और दृष्टिकोणों से प्रभावित होते हैं। जो आपके सरकारी ब्यूरो है वो जो सरकार लिखाती है उनसे और जो लिखने वाले उन दोनों की विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर प्राय निजी पत्र दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध, विचारों के आदान प्रदान और निजी स्तर से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए होते हैं। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चे विवरण पर उसका मूल्य है वो निर्धारित करती है। जो आत्मकथा है वो जैसा जीवन में घटित होता है वैसा ही उसमें दिखाया जाता है। इसी तरह सरकारी ब्यूरो से आत्मकथा और निजी पत्र है वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी बुराइयों को भी दर्शाया और अच्छाइयों को भी दर्शाया। इस प्रकार जो आत्मकथा होती है वो हमेशा सत्य आधारित होती है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के गुण और अवगुण दोनों बताता है। इसके अलावा में आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन है वो सही मायने में एक जन आंदोलन था, यानी कि इसमें सभी वर्गों के लोग है वो शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट है वो किया जा सकता है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में मुंबई में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। तीसरा है, सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद अगस्त 1942 में गांधी जी, नेहरू जी आदि अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद देश भर के युवाओं द्वारा संपूर्ण भारत में वो हड़तालें और सरकार विरोधी आंदोलन हुए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में वो सबसे सक्रिय थे। जो जेपी नारायण है वो भूमिगत होकर विरोध की गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। उसके बाद आपके चौथा कारण है, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार, प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया और रचनात्मक कार्य किए। उसके बाद आपके पांचवा है, अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाए, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से अधिक समय लगा। छठा कारण है, इस आंदोलन से भारत में राजनीतिक जागृति हुई। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी लोग शामिल थे। इसके फलस्वरूप भारत में वो राजनीतिक जागृति में वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि अब वह भारत में अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया और 8 जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद आपके 20 प्रश्न है वो भारत के मानचित्र संबंधित होगा और इसमें आपके 5 स्थान पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर का होगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा। इसमें 5 कहते मैं 5 दिया आपको, या तो ऊपर वाले 5 करने या नीचे वाले है वो 5 करने। इसमें सबसे पहला है भाबरू, दूसरा अजमेर, तीसरा मद्रास, चौथा शेलापुर और 5वां भड़ोच। यह आपके जो भाबरू है वो राजस्थान में और अजमेर भी राजस्थान में, मद्रास है वो तमिलनाडु का प्राचीन नाम था और भड़ोच है वो गुजरात में और सोलापुर महाराष्ट्र में। ये इस प्रकार आपके 5 स्थान है। उसके बाद इसके अथवा में आपके है झांसी है, रंगपुर, बेराट, अमृतसर और आगरा। ये आपके 5 स्थान है। ये आपके जो झांसी है वो झांसी भी उत्तर प्रदेश में और आगरा भी उत्तर प्रदेश में, अमृतसर है वो पंजाब में और बेराट है वो राजस्थान में और रंगपुर है वो गुजरात में। इस प्रकार आपके ये जो बोर्ड परीक्षा में वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर था ये आज का पूरा। आप यदि हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर आपको इन सभी मॉडल पेपरों की है वो पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और याद रहे आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर है वो इसी चैनल पर हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।